आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जब बिहार इलेक्शन की शुरुआत हुई और जब तालमेल हो रहा था पार्टियों के दरमियान, तो एक बात सामने आई कि एलजेपी अलग चुनाव लड़ेगी और उसके पीछे एक वजह यह बताई गई कि बीजेपी नीतीश कुमार को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए एलजेपी को अलग से लड़वाना चाहती है और बीजेपी और एलजेपी का अलायंस हुआ है, आपस में बात हुई है और उसके बाद ये कहा गया है कि आप इलेक्शन अकेले लड़ो और वहाँ पर इलेक्शन लड़ो जहाँ पर नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं 112 सीटों पर। लेकिन देखने में आया कि उससे ज़्यादा सीटों पर कई जगह पर बीजेपी जहाँ पर खड़ी हुई थी वहाँ पर भी एलजेपी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। किस तरह का समावेश रहा, कितना नुकसान पहुँचाया एलजेपी ने, किस कैंडिडेट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जब नताइज सामने आए हैं तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो देखने में आ रही है वो नीतीश कुमार की देखने में आई है, क्योंकि पिछली बार से नीतीश कुमार काफ़ी कम हो गए हैं। नीतीश कुमार 112 सीटों पर लड़ने के बाद 43 विधायक असेंबली में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पहुँच पाए हैं। पिछली बार 101 पर इलेक्शन लड़ा था और 71 विधायक चुने गए थे, यानी पिछली बार से इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और उसमें कहीं ना कहीं एलजेपी का भी हाथ नज़र ज़रूर आता है। जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी निकल कर सामने आई है, जिसको 75 सीटें जो है उसको हासिल हुई हैं। पिछली बार 101 में 80 सीटें मिली थी, पिछली बार के मुकाबले में भी 5 सीटें कम इनको मिली हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार 53 मिली थी। इस बार 21 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और 74 सीटें हासिल की गई हैं बीजेपी के ज़रिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 41 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन 27 असेंबली में अपने मेंबर पहुंचाने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार 70 सीटों पर लड़ने के बाद सिर्फ 19 विधायक जीत पाए हैं। जहाँ तक सवाल है CPI-ML और लेफ़्ट का, तो लेफ़्ट को 20 सीटें दी गई थी और 20 में से 14 पर जीत दर्ज की है CPI-ML ने, 12 पर और 2 पर CPI ने। तो सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अच्छी एज ए पार्टी लेफ़्ट की रही है, 20 सीटों में से 14 सीटों पर कामयाबी दर्ज की है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस को इतनी सीटें दी जानी चाहिए थी। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 70 सीटों पर जो टिकट दिए गए कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने टिकटों का कुछ बंटवारा इस तरह से किया कि जिम्मेदार जो मैदान में उतारे गए कैंडिडेट वो काबिल नहीं थे, वो कैंडिडेट कुछ ना कुछ उसमें खामी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और उसकी वजह से शायद तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए। अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनको कम सीटें दी गई थी, लेफ्ट को ही ज़्यादा दे दी जाती या खुद तेजस्वी लड़ते और सीटों पर, तो शायद ये नतीजे सामने ना आते और सरकार तेजस्वी की बन जाती। अब मैं आपको आखिर में बताना चाहूँगा कि किस तरह से नुकसान पहुँचाया है चिराग पासवान ने, किस पार्टी को कितना नुकसान पहुँचाया है और कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा भी हुआ है खड़े होने से। तो 22 बागी लड़े थे एलजेपी से जेडीयू के, यानी जेडीयू ने जिनको 22 लोगों को टिकट नहीं दिया वो एलजेपी से टिकट लेकर के आए, जिसमें से नुकसान पहुंचाया गया 25 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया एलजेपी ने, यानी जो मकसद था बीजेपी का वो कामयाब हो गया। अगर ये 25 सीटों पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया होता तो और ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार की होती। बीजेपी को 1 सीट पर और वीआईपी को 5 सीट पर नुकसान पहुँचाया। जहाँ तक सवाल है फ़ायदे का, तो 24 सीटों पर फ़ायदा भी पहुंचाया गया, जेडीयू को 20, 1 पर बीजेपी और 2 पर वीआईपी को फ़ायदा पहुंचाया गया है। उसके अलावा आरजेडी को 6 सीटों पर फ़ायदा हुआ है। ये फ़ायदा इस तरह से हुआ है कि अगर इनका कैंडिडेट वहाँ पर नहीं खड़ा होता तो शायद दूसरी पार्टी वहाँ पर जीत जाती, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के बीजेपी ने जिस तरह से नीतीश को ख़त्म करने की साजिश रची थी, लेकिन नीतीश को नुकसान तो ज़रूर हुआ, लेकिन बीजेपी या एनडीए को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और जो नंबर्स अभी सामने आए हैं 125 के एनडीए के और 110 महागठबंधन के, तो ये नंबर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि सरकार चला पाना बन तो जाएगी सरकार, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरह से अभी बयानात आने शुरू हो गए हैं बीजेपी के नेताओं के, कि हमारा ही
मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी की आला कमान इस पर कोई फैसला करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से नुकसान पहुंचा है अपने मुख्यमंत्री को लेकर और जिस तरह से वहां पर सरकार चल रही है, तो उसका शायद उससे सबक लेते हुए इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इस तरह की स्थिति होती है तो शायद वो आरजेडी के साथ भी सरकार बनाने से पीछे नहीं हटें और वो इस चीज़ पर भी शायद मान जाएं कि बाहर से वो समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये हालांकि अभी कह पाना काफ़ी शुरुआत की बात होगी, काफ़ी एक पकी हुई बात नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि वो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट लाएंगे, तो इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। और उसके साथ ही एक चीज़ और सामने आएगी, जिस तरह से 15 साल में ये देखने में आया कि नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से सरकार चलाई। पिछली बार भी जब वो महागठबंधन से अलग होकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे, तो उसके बाद 3.5 साल तक सरकार बिल्कुल उसी दर्रे पर चलती रही जिस तरह से वो पिछले 10 साल में चला रहे थे। बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से साइडलाइन करके रखा, जो चाहा वो किया, जिस तरह से वो डेवलपमेंट करना चाहते थे उस तरह से उन्होंने काम किया। लेकिन अब इस तरह से काम कर पाना क्या नीतीश कुमार के लिए आसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार की हैसियत काफ़ी कम हो गई है। बीजेपी बार बार उनको डराने की, धमकाने की कोशिश करेगी और उसके साथ ही एक और कोशिश करेगी अपनी ज़मीन अकेले तलाश करने की, क्योंकि जब तक अकेले अपने बल पर बीजेपी नहीं आती तब तक बीजेपी अपने जो अज़ाइम हैं, जो उसका हिंदुत्व का मुद्दा है, उसमें वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन बिहार में इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं आती नीतीश कुमार की सरपरस्ती में। और उसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि नीतीश कुमार के 11 मुस्लिम एमएलए हार गए हैं, तो इस बार सरकार बनने के बाद क्या मुसलमान उनसे उम्मीद रखें कि वो मुसलमानों के साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिस तरह का पिछले 15 सालों में उन्होंने किया है। कहीं पर कोई दंगा नहीं होने दिया, मुसलमानों के डेवलपमेंट के काम को उन्होंने नहीं रोका, जिस तरह से तमामी ज़िलों में अक़लियती स्कूल कायम किए गए, 50-52 करोड़ रुपए का हर डिस्ट्रिक्ट को बजट दिया गया और उनको चलाने का ख़र्चा, उसके अलावा मदारिस के जो असातिज़ा हैं उनको बिल्कुल आम जो स्कूल्स हैं उनकी तरह उनको तनख्वाह दी गई। कई मदारिस में ऐसे हैं जहाँ पर 50 से 70 हज़ार रुपये जो है वो टीचर को दिए जाते हैं। तो क्या दोनों ही इसके माना निकाले जा सकते हैं कि आगे वो मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्या और कोई स्कीमें ला सकते हैं, या बीजेपी का दबाव रहेगा, वो फ्री हैंड पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर वो और ज़्यादा मुसलमानों को जोड़ने के लिए जो एक मुसलमानों के अंदर जो एक ये मैसेज गया कि बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, सीए का एक मैसेज गया कि सीए और तलाक बिल पर वो बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, इसलिए मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, पूरी तरह से नकार दिया। जहाँ पर उन्होंने देखा कि आरजेडी का कोई कैंडिडेट है तो उसको वोट दिया, और जहाँ पर देखा गया कि एमआईएम का कोई कैंडिडेट है तो उसको वोट दिया गया। एक बहुत ही समझदारी के साथ मुसलमानों ने वोट कास्ट किया, वोट अपना वक्त वोट दिया, और उसके बाद 19 मेंबर्स को मुसलमानों को पहुंचाने में कामयाब रहे। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।